हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज का सेशन है हमारा क्या, प्रैक्टिस सेट्स, और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, आज से मेरा टॉपिक वाइज क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? क्या प्रकृत जानी जाती है, या पाली जानी जाती है, या फिर अभ्रंश जानी जाती है, या फिर संस्कृत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाली। पाली भाषा को हम लोग प्रकृत प्रथम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास बताना है। सौरसैनी, या फिर गुजरा अभ्रंश, या फिर मागधी अभ्रंश, या फिर अर्ध मागधी अभ्रंश से हुआ है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सौरसैनी अभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। ओके, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या फिर बांगरू? तो बांगरू नहीं है यहाँ पर, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह कौन सी कौरवी के नाम से जानी जाती है? क्या अवधी जानी जाती है, ब्रज, या फिर खड़ी बोली, या फिर कनौजी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जानते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अभ्रंश से की देन है? तो ये किसकी देन है पूर्वी हिंदी की? तो मागधी, मागधी की देन है पूर्वी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? क्या 1000 ईसा पूर्व से, या फिर ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व से, या फिर वैदिक युग से, या फिर हड़प्पा काल से? तो यह 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, भोजपुरी का विकास। तो भोजपुरी का विकास किस अभ्रंश से हुआ? तो अर्ध मागधी से हुआ है। इससे हुआ है, अर्ध मागधी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर ग्रासा तासी, या फिर टेरेटोरी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासा तासी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, ग्रासा तासी ने किया था इसे, और 1839 में किया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया का है, या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या फिर सरोज शिव सिंह सेंगर का है? तो यहाँ पर आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं जॉर्ज ग्रियर्सन का। यहाँ पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। ग्रासा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी सही है। और शिव सिंह सेंगर ये 1000 कवियों का विवरण दिया, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 500 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विनोद हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर कौन है, टीकम सिंह है। कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा टीकम सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या दिया था? ओके, तो ये आधुनिक काल का नाम बताना है, क्या वीर काल या फिर गद्य काल? तो यहाँ पर इन्होंने आधुनिक काल का नाम गद्य काल नाम दिया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल, तो भक्ति काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? भक्ति काल। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम से स्वीकार किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1050 विक्रमी संवत क्या किया था, स्वीकार किया था, 1050 से 1375। ओके, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है,
16 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या 700 या 750 या फिर 1000 या फिर 1050 विक्रमी? तो यहाँ पर रामकुमार के अनुसार तो 693 ईस्वी माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल संकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं? तो किशोरीलाल गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? का मिश्र बंधु का है या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर श्याम सुंदर दास का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ओके, कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया। आदिकाल का काल पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक या फिर 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक या फिर 850 से 1100 ईस्वी तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 1050 से 1375। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने दिया था। रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? क्या आश्रयदाता की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा या फिर डिंगल पिंगल भाषा या फिर जैन बौद्धों? तो यही नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन ये इसमें यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? क्या श्रृंगार या फिर भक्ति या फिर प्रकृति वर्णन या फिर राष्ट्रीय चेतना? इसमें तो राष्ट्रीय चेतना इसमें नहीं पाई जाती है आदिकाल के साहित्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? हमीर रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर कुमार रासो? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैमास वध किसका है? तो ये 1993 ईस्वी में लिखा गया था। क्या? कैमास वध। ठीक है, और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 69 सर्ग हैं। ये पृथ्वीराज रासो का ही नाम, दूसरा नाम है कैमास वध। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? कितने प्रकार के छंदों का? 50, 40 या फिर 28 या फिर 68 या फिर 70? तो कितने छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो में? और यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर 70 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक या फिर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा या फिर डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर विनय मोहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ललिन बिलोचन शर्मा। डॉक्टर ललिन बिलोचन शर्मा इसके क्या हैं? दर्शन के लेखक हैं, इतिहास दर्शन के। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1850 या फिर 1873 या फिर 1863 या फिर 1883? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1883 में इनका इतिहास ग्रंथ क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ओके, 1883 में। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? शिव सिंह सेंगर का या फिर 284 वैष्णव की वार्ता या फिर भक्तमाल को या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को? तो यहाँ पर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सही अर्थों में कहा गया था। और ये ग्रियर्सन का क्या है? लिखा हुआ है, जिन्होंने 11 कालखंडों में इसे बांटा था। ठीक है, यहाँ पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? तो आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। प्रारंभिक काल कौन माना है? राहुल शंकर त्याय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रंगे राघव या फिर मिश्र बंधु। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही नाम दिया है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक या फिर अर्ध प्रामाणिक या फिर जाली ग्रंथ के सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी धारणा? तो अर्ध प्रामाणिक सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मानने वाले विद्वान अर्ध प्रामाणिक हैं। विशल देव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस। तो यहाँ पर विशल देव रासो का करुण रस होगा, ठीक है। इसमें जो नायक नायिका का वर्णन रहता है तो वो करुण रस, ये श्रृंगार रस में ही होता है, ठीक है, नायक नायिका का। और 1555 में ये क्या हुआ था? सपोड़ा वियोग से, मतलब कि वियोग वही होता है श्रृंगार रस का। पृथ्वीराज रासो में 33 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? भाषिक संरचना या फिर ऐतिहासिकता या फिर चरित्रकान या फिर प्रबंधकता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऐतिहासिक समता। तो निम्नलिखित में से विशल देव रासो के रचयिता कौन हैं? विशल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनीक या फिर चंद्रबरदाई या फिर नरपतिनाल या फिर भट्ट केदार। तो यहाँ पर कौन है? नरपतिनाल है, नरपतिनाल हैं। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? दलपत विजय या फिर नरपतिनाल या फिर नल्ल सिंह या फिर मधुकर भट्ट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नरपतिनाल। नरपतिनाल हैं जो किससे संबंधित हैं? अजमेर के शासक से। 36 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसायन से, रासक से या फिर रास से या फिर रसिक से। ओके, तो यहाँ पर रसायन से कौन मानता है? तो यहाँ पर रसायन से रामचंद्र शुक्ला मानते हैं, ठीक है। रसायन से रामचंद्र शुक्ला, ठीक है। और रासक शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में या फिर मथुरा संग्रहालय में या फिर जयपुर संग्रहालय या फिर ग्वालियर में। तो ये कहाँ पर की गई है? तो ये पुणे संग्रहालय में की गई है। विशल देव रासो मूलतः एक काव्य है। कैसा है? स्मृति काव्य है, शौक गीत है या फिर गीत काव्य है या फिर गेय काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक गेय काव्य है। ये क्या है? एक गेय काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध नहीं है? हमीर रासो या फिर विशल देव रासो। तो ये विशल देव रासो है जो क्या है? या फिर भारतेश्वर बाहुबली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशल देव रासो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशल देव हमीर रासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हमीर रासो, ठीक है। आला और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? पृथ्वीराज रासो में या फिर कुमार रासो में या फिर विजय पाल रासो या फिर परमाल रासो में। तो ये किसमें है? परमाल रासो में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है, ओके। और ये किसने लिखा था? तो जगनीक ने लिखा था। कुमार रासो में 52 छंद है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, और ये 1865 में क्या हुआ था? 1865 में आल्हा खंड के रूप में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। कौन सा ग्रंथ? परमाल रासो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। अप्रामाणिक कितने, अभी पूछा गया था अर्ध प्रमाणिक, अब अप्रामाणिक। अप्रामाणिक किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोहकला सम्मान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? विशलदेव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर खुमार रासो या फिर परमाल रासो? तो यहाँ पर ये पृथ्वीराज रासो की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धीरेन्द्र वर्मा या फिर राम कुमार? तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुख सुखी संवाद वाला, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्यवघातों का युग कहा गया। ये मैं पहले थ्योरी में भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अज्ञे या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विशलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य या फिर खंड काव्य या फिर गीत काव्य या फिर मुक्तक काव्य? तो विशलदेव रासो कैसा काव्य है? एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमार रासो, विशल, यहाँ पर खुमान रासो या फिर जयमयंक जसचंद्रिका या फिर विशलदेव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो? तो यहाँ पर जो विशलदेव रासो है यही क्या है? नहीं है। ठीक है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? राजस्थान से, बंगाल से या फिर उत्तर प्रदेश से या फिर दक्षिण भारत से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का है, तो ये तो बिल्कुल सही है। मगही बिहारी हिंदी की, ये भी सही है। मालवी, यहाँ पर तो मालवी भी बिल्कुल सही है, राजस्थानी भाषा की है ये। और बघेली पश्चिमी की नहीं है, तो बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज या फिर कनौजी? तो बैसवाड़ी किससे ज़्यादा नज़दीक है? अवधी के नज़दीक है। ठीक है, नहीं सॉरी, अवधी के नहीं, ब्रज के नज़दीक है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थानी हिंदी को कौन सी बोली नहीं है? तो जयपुरी है, मेवाती है, मारवाड़ी है, यहाँ पर बुंदेली नहीं है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।